आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत कक्षा 7 के पाठ 4 तुगलक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने खिलजी वंश का बारे में अध्ययन किया था, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। इसी प्रकार तुगलक काल जो है वो 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक ये काल माना जाता है। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों में राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी, तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति का त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासन काल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। ये मैंने आउटलाइन कर दिए हैं इसके में, ये मेन है, मुख्य हैं, ये आप इन्हें नोट करते जाएं। जीके के क्वेश्चन है ये। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नवीन योजना चलाई, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्राय असफल रहीं, क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। ये योजनाएं निम्नवत थीं। दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का प्रयोग किया। उसने वहां भूमि में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू की। जिस समय वह यह कर लगाया गया, उस समय यहाँ भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बड़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई तथा किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। ये मानचित्र है, देखकर दिल्ली व देवगिरी का पता लगाया जा सकता है। ये जो येलो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है, और ग्रीन वे स्वतंत्र राज्य जो मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक के शासन काल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। दिल्ली से दौलताबाद। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवनागरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थीं। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम आदि दिल्ली से भिन्न था,
करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जिस समय सुल्तान के ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्कों के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। वर्तमान में चलने वाले सिक्कों के चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए तथा बताइए कि यह सिक्के किस धातु के बने हैं। बच्चों, इसे अपने कॉपी पर आप बना लें कि वर्तमान में सिक्के कौन से सिक्के चल रहे हैं और अपनी पुस्तकों पर इनके चित्र अवश्य बना लें और किस धातु के चल रहे हैं। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया, अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा। तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1391 ईस्वी से 1388 ईस्वी। 1391 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोह को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उन्होंने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। लोकहित के कार्य। उन्होंने लोकहित के क्या क्या कार्य किए वो देखें। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी की धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की।
उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों और लड़कियों के विवाहों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकारी खर्चों पर योग्य वैद्यों तथा औषधियों एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद किया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। इन्हें भी जानिए, पता कीजिए आज भी आपके जनपद में लोकहित की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उन्हें कौन लागू कराता है। इन्हें भी जानिए, फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम: मानव मल का सुरक्षित निपटाना, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रखरखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, आप देख लें। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। प्रश्न 2, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन 2 नए राज्यों की स्थापना हुई? मोहम्मद तुगलक के अंतिम काल में विजयनगर तथा बहमनी 2 नए राज्यों की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 4 है, मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? उत्तर है इसका, मोहम्मद तुगलक को लगता था कि दिल्ली से दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन है, अतः दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। प्रश्न नंबर 5, फिरोज तुगलक ने प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए? ये हमने अभी पढ़ा था। यहाँ से है ये लोकहित के कार्य, यहाँ से लेके इसका उत्तर यहाँ तक है, आप नोट कर लें। हाँ, आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, सही विकल्प के सामने के गोले को काला करें। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? देवगिरी को। किसे? देवगिरी को। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए थे? मिश्रित धातु के। फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह ने। किसने की थी? फिरोज शाह ने।